Class, good morning to all of you. सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करें. गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैन वी स्टार्ट? ठीक, चलिए. आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फोर्सेस बिटवीन चार्जेस. ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. अच्छी तरह से बात को समझेंगे. फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस का मतलब ये है कि पाया ये गया कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे के साथ रिपेल करता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, रिपेल. पर अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो वो लोग एक दूसरे को करते हैं क्या? अट्रैक्ट. ऐसा पाया गया. पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि वहां पे एक रिपल्शन फोर्स है एंड वहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकती है, तो सवाल ये उठता है कि ये रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है एंड डायरेक्शन किधर है. क्योंकि रिपल्शन तो एक तरह की फोर्स है, अट्रैक्शन तो एक तरह की फोर्स है. तो अगर दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है या दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो वो चार्जेस के बीच में हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी फोर्स लग रही है और कहां लग रही है, ये कैसे बताएंगे. इस चीज को समझने के लिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक लॉ जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है कूलम्स लॉ. बचपन में कभी ना कभी तो इसका नाम सुना ही होगा, कूलम्स लॉ, बराबर है. क्या कहता है कूलम्स लॉ? बचपन में कभी सुना? सब लोग ने सुना है कभी? कूलम्स लॉ का नाम सुना है कभी? क्या आज पहली बार ही सुन रहे हो? हाँ, ये लॉ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये लॉ इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्सेस लग रही है. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, याद है आप लोग को? तो कूलम्स लॉ आपसे क्या क्या कहता है? व्हाट डज कूलम्स लॉ से? कूलम्स लॉ कहता है कि सपोज कीजिए आपके पास एक चार्ज है यहां पे प्लस Q1, थोड़ी दूरी पे आपके पास एक चार्ज है प्लस Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर. तो कूलम्स लॉ आपसे कहता है दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 एंड Q2 से. पहला पॉइंट, यानी कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस will be directly proportional to the product of both of the charges, मैग्नीट्यूड उनके चार्ज का. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये दो बातें आपने आराम से बचपन में सुनी होंगी. क्या होगा? पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ both charges and inversely proportional to the
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पे क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, हाँ आयुष वही मैं बोल रहा हूँ, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्स लॉ, एवरी लॉ, दीज ऑल लॉ दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज कॉल्ड एज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। ठीक है, और ये पाया गया है, हम लोगों ने ऐसा कोई तुक्का नहीं मारा हुआ है, ये हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है, तब हमें पता चला है कि ऐसा होता है। ठीक है सर, चार्ज का कोई मास नहीं रहता, रहता ना चार्ज का मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना 9.1 इंटू 10⁻34 किलोग्राम होता है ना। मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, फिजिक्स आपको इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखने की पावर भी देता है। यानी कि आप F लिखें, साइन डालें, Q1 Q2 लिखें, नीचे आप R स्क्वायर लिखें। आप देख सकते हैं अलग अलग लिखे हुए थे, मैंने यहां पे साथ में लिख दिया। फिर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करें, आप एक कांस्टेंट ऐड करें और आप Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखें। यस, न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करता है। हाजिर है आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। अगर आप किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो K है उसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सुना होगा आपने कभी भी, कांस्टेंट्स का यूज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिव मी यस और नो इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट्स कूलम्स लॉ इज। वैसे बचपन में पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक क्विक रिकैप मैंने आपको दे दिया, काम खत्म कर दिया, डन है। सब लोग को समझ में आ गया कूलम्स लॉ क्या, नो इश्यूज इन कूलम्स लॉ, एवरीबॉडी इज ओके विद द कूलम्स लॉ, पक्का समझा, डन। ऐसे उसमें कुछ समझने लायक होता भी नहीं है, बचपन में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक, चलिए, बहुत ही बढ़िया। Let us consider a case to understand this law better। ठीक है सर, दो चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल तभी कर सकते हैं जब वो रेस्ट पर होंगे, जरूरी नहीं है मोशन में होंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेट अस कंसीडर अ केस टू अंडरस्टैंड दिस लॉ बेटर। ठीक है, हम लोग एक केस कंसीडर करते हैं इस लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए, तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सपोज करें कि केस 1 में यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, आपके पास एक चार्ज है यहां पे Q1, आपके पास एक चार्ज है यहां पे Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। दोनों के बीच में जो मीडियम है वो है एयर। ये बात जरा अच्छे से समझ के रखिए बातों को। ठीक है, दोनों के मीडियम जो है दोनों के बीच में वो है एयर। तब जो दोनों के बीच में हमें फोर्स मिला, समझो वो मिला हमें F एयर, इसको हमने निकाल के रख दिया। ठीक है, अब केस 2 हम कंसीडर करते हैं। एग्जैक्टली वही चार्ज Q1,
एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस पे Q2, दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस R, पर अब मैंने दोनों के बीच का मीडियम बदल के कर दिया वाटर। यानी कि अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो आप एयर में देख रहे थे, वो मैंने कर दिया किसमें? पानी में। पानी में डाल दिया मैंने इन लोगों को। फिर हमने फोर्स कैलकुलेट किया W वाटर, F वाटर। जब हमने F वाटर को कंपेयर किया F एयर के साथ, तो हमें बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले। हमें यह पता चला कि जो फोर्स एयर में थी, वो फोर्स वाटर की फोर्स से कहीं ज्यादा थी, 80 गुना फोर्स इन वाटर। वापस रिपीट करता हूं मैं, इन दोनों केस स्टडीज में हमने क्या किया? दोनों केस स्टडीज में दोनों सेम चार्जेस यूज किए गए हैं। Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चार्जेस एयर में थे और वही दो चार्जेस हमने वापस पानी में डाल दिए। हमने जब एफ एयर कैलकुलेट किया तो हमें उसकी कुछ वैल्यू मिली होगी, हमने जब एफ वाटर कैलकुलेट किया हमें उसकी कुछ वैल्यू मिली होगी। चौंकाने वाला स्टडी ये था कि जो एयर में फोर्स थी और जो पानी में फोर्स थी वो बराबर नहीं थी। दूसरी बात, जो एयर में फोर्स थी वो पानी से कहीं गुना ज्यादा थी, 80 गुना ज्यादा थी। ये पता लगाया हम लोगों ने। फिर हम भागते भागते गए कूलम्स के पास और हमने कूलम्स को पूछा, यार आपने तो कहा था कि फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपने कहा था फोर्स डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। हमने दोनों केसेस में चार्जेस तो सेम लिए और हमने दोनों केसेस में डिस्टेंस का, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम लिया। इसका मतलब दोनों फोर्सेस तो बराबर आनी चाहिए ना। क्या हमने चार्जेस में कोई बदलाव किया? नहीं। क्या हमने डिस्टेंस में कोई बदलाव किया? नहीं। तो फिर दोनों फोर्स अलग अलग क्यों आ रही है? फिर कूलम्स ने कहा, हां मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने चार्जेस और डिस्टेंस नहीं बदला, पर तुमने क्या ये नोटिस किया कि तुमने मीडियम बदला? तुमने एक एक्सपेरिमेंट हवा में किया और एक एक्सपेरिमेंट पानी में किया। हमने कूलम से कहा, तुमने तो तुम्हारी लॉ में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? लॉ में थोड़ी मेंशन है। कूलम्स ने कहा, हर चीज लॉ में मेंशन नहीं होती, और जो चीज लॉ में मेंशन नहीं होती वो कांस्टेंट के थ्रू हम बताने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो के नाम का कांस्टेंट है, इसका बहुत बड़ा महत्व है और वो फॉर्मूले में भी आता है। मतलब ये सिर्फ के वाला कांस्टेंट नाम के लिए नहीं है, इसका यहां पे बहुत बड़ा प्रयोग है, यहां पे बहुत बड़ा उसका इंपॉर्टेंस है। जो इंपॉर्टेंस हमें मीडियम के बदलने से समझ में आया, जो हमें यह समझ में आया कि भले ही चार्जेस सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, पर मीडियम बदल जाए तो फोर्सेस बदल जाएंगी। और इसका ख्याल कौन रखता है? इसका ख्याल के रखता है। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which depends on property of medium। अब बच्चा बोलेगा, सर ओके, मुझे ये तो समझ में आया कि ये जो मीडियम की वजह से फोर्स में गड़बड़ आती है, कम या ज्यादा, इसका ख्याल रखने के लिए फॉर्मूले में के को इंट्रोड्यूस किया गया। बिल्कुल सही। पर सवाल मेरा यह है सर कि मीडियम की गड़बड़ कैसी, उसका ख्याल के कैसे रखता है, और फोर्स कम क्यों हो गया? ठीक है, फॉर्मूले में मुझे पता चला कि ये जो मीडियम का बदलाव है इसका ख्याल के रख लेगा,
पर हमें यह भी तो समझना पड़ेगा ना सर कि कैसे मीडियम के बदलने से फोर्स बदल रही है, अंदरूनी काम क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि फोर्स कम हो रही है, बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगती कैसे है, बराबर ना। जब तक हम बेसिक्स में नहीं जाएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि पूरी कहानी क्या है। तो बेसिक में जाते हैं। सपोज करो एक प्लस क्यू नाम का चार्ज यहां पे, ठीक है, यहां पे एक माइनस क्यू नाम का चार्ज आपने देखा। होता यह है कि जो प्लस क्यू नाम का चार्ज होता है उधर से निकलती है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जाके पहुंचती है माइनस क्यू वाले चार्ज के पास, इस तरह से। बचपन में कभी ना कभी ये डायग्राम पक्का देखा होगा। ये जो काली कलर की चीज मैं बना रहा हूं इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का सुना होगा बचपन में इसका नाम। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का नाम सुना होगा वैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना होगा। होता क्या है बिल्कुल ध्यान से देखें। पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव चार्ज तक पहुंच जाती है तब अट्रैक्शन हो जाता है। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रीच नेगेटिव चार्ज then attraction takes place। मतलब क्या, मतलब इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। फिर बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि सर सर एक मिनट सर, आपने तो पॉजिटिव और नेगेटिव का एग्जांपल लिया सर, अगर सर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तब क्या सिनेरियो हो जाता सर। ठीक है भाई वो भी ले लेते हैं, अगर इतना ही डाउट है तो वो भी सिनेरियो ले लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। समझो आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और समझो आपके पास यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई देगी, ऐसे। डायग्रामेटिकली याद करके देख लो, बचपन में कहीं ना कहीं ऐसा दिखा होगा। फिर बच्चे के दिमाग में और एक डाउट आया, ठीक है सर आपने पॉजिटिव वाले को दूर जाते हुए दिखाया, इस पॉजिटिव चार्ज को भी दूर जाते हुए दिखाया, पर सर आपने तो अभी अभी कहा था कि इंटरैक्शन होना जरूरी है। जैसे कि आपने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरैक्शन दिखाया ना, जैसे आपने दिखाया पॉजिटिव से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तक पहुंच रही है, तो आपने यहां पे इंटरैक्शन वर्ड लिखा। तो मैं तो ये बात समझ रहा हूं कि पॉजिटिव वाली फील्ड यहां से दूर क्यों भाग रही है, क्योंकि वो इसके पास नहीं जाना चाहती, और वो इसकी दूर क्यों भाग रही है, क्योंकि वो इसके पास नहीं जाना चाहती। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव के पास चली जाती है, तो ये बंदा इसके पास नहीं जाना चाहता इसलिए दूर भाग रहा है, और ये बंदा नहीं जाना इसलिए दूर भाग रहा है। पर सर इंटरैक्शन किधर हुआ, आपको यहां इंटरैक्शन दिखाई नहीं दे रहा, पर इंटरैक्शन दोनों फील्ड्स के बीच में होएगा, और वो इस तरह से होगा। मैं टच करके नहीं दिखाना चाहता, वो लोग एक दूसरे को टच नहीं करेंगे पर सिर्फ दोनों से दूर भागेंगे। इस तरह से रिपल्शन होता है और इस तरह से अट्रैक्शन होता है। अच्छा सर ठीक है, हमें समझ में आ गया। मतलब सर बेसिक ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। हाँ इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। यहां बेहतर इमेजिनेशन आता है, यहां पे थोड़ा कम इमेजिनेशन आता है, पर आपको समझ में तो आ रहा होगा कि भले ही रिपेल कर रहे हैं पर इंटरैक्ट तो जरूर कर रहे हैं। ठीक है सर,
पर सर एक बात बताएं, इसमें मीडियम का क्या रोल है? मीडियम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां प्लस क्यू नाम का चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू नाम का चार्ज है, और दोनों के बीच में एयर है, तो एयर, या फिर बहुत सारे टेक्स्ट बुक में हम वैक्यूम का भी इस्तेमाल करते हैं, तो एयर और वैक्यूम ऐसी मीडियम्स में आते हैं जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं जाओ, आराम से जाओ और उस वाले चार्ज तक पहुंच जाओ। जाओ मतलब क्या? मतलब क्या? क्या जाओ? क्या जाओ? किधर जाओ? एयर स्लैश वैक्यूम आर दोस मीडियम which allow electric field to pass through them। अच्छा अच्छा, मतलब एयर और वैक्यूम ने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से पास करने दिया, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक पहुंची, और जब वो पहुंची तभी तो अट्रैक्शन हुआ। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं पहुंचेगी तब तक अट्रैक्शन कैसे होगा? पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंचने के लिए उनके बीच में जो मीडियम है उसने अलाउ तो करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए। सर एक ऐसा एग्जांपल दो ना जिसमें अलाउ ना करता हो। हाँ ये लो भाई एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल तैयार है हमारे पास। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें अलाउ ना करता हो, ये लो भाई एग्जांपल। ये लो प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है, ये लो एग्जांपल। दोनों चार्ज के बीच में 10 फीट मोटी दीवार, ये लो। एक चार्ज वो तरफ है, एक चार्ज इस दीवार के ये तरफ, ये लो। बहुत मोटी सी दीवार रख दी हम लोगों ने, ये लो और मोटा कर लो उस दीवार को। एकदम तगड़ा मोटा दीवार, और यहां पे है आपका माइनस क्यू चार्ज। सोच विचार करो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, जाएगी पर आर पार नहीं जाएगी, इस दीवार के आर पार नहीं जा पाएगी। इसका मतलब ये जो दीवार आप यहां देख रहे हो, ये भाई साहब ने क्या किया? ये भाई साहब ने तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक किया। ब्लॉक, ब्लॉक माने तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को उन भाई साहब ने पास नहीं किया। द वॉल बिटवीन both the charges is not allowing to pass what pass electric field through it, तो अट्रैक्शन नहीं होगा। सर ये गलत बात है सर, आपने पहले पानी और एयर में समझाया, तो पानी और एयर में रहने दो ना सर। आप पानी और दीवार, आप एयर और दीवार लेके आ गए। आपने पहले पानी और दीवार रखा था कि नहीं सर? पानी और एयर रखा था ना, तो पानी और एयर में ही समझाओ ना, दीवार पे क्यों आ गए? तो ठीक है भाई, ये लो पानी और एयर में समझा देते, क्योंकि एक दिन तो तुम्हें दीवार समझनी है, आज समझो या तो कल समझो। प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, लो भाई दोनों के बीच में पानी, ये पानी है दोनों के बीच में, वाटर। अब क्या? अब बात को समझो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पहुंचेगी? पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, पर उतनी ज्यादा नहीं पहुंचेगी जितनी ज्यादा एयर में पहुंचती है, क्योंकि ये पानी उसको ब्लॉक करेगा या उसको पास नहीं होने देगा, पर उतनी अच्छी तरह पास नहीं होने देगा जितनी अच्छी तरह एयर या वैक्यूम पास होने देता है। तो हमें यहां पे लिखना चाहिए कि वाटर विल नॉट allow
all the electric fields to pass through. To pass through. जिसकी वजह से आपका फोर्स कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से आपका फोर्स क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप पानी की डेंसिटी बढ़ा दोगे, डेंसिटी मतलब क्या, पानी की अगर आप ये विस्कोसिटी बढ़ा दोगे, मतलब पानी की जगह पे हनी ले लिया, तो हनी तो और अपोज करेगा। अगर आप पानी की डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज और अपोज करेगी। ऐसा समझ लो, पानी की डेंसिटी बढ़ाने का मतलब आप पानी को धीरे धीरे सॉलिड की तरफ लेके जा रहे हो। गाढ़ापन बढ़ने का मतलब क्या है, सॉलिड की तरफ लेके जा रहे हो। मतलब पूरा का पूरा गेम इस बात पे छुपा हुआ है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, क्या वो अलाउ करता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए। तो भाई अट्रैक्शन रिपल्शन की बात करो, तब तुम फोर्स की बात करो। अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा पास हो रही है मतलब तगड़ा फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम पास हो रही है तो कम फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली ब्लॉक हो रही है तो जीरो फोर्स। निर्भर करता है मीडियम पे। इसलिए तो जब हमने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया तो मैंने आपको बोला कि दोनों केसेस के अंदर चार्जेस बिल्कुल सेम, दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम, पर एयर और वाटर बदल गया, फोर्स बदल गया। देखो 80 गुने का फर्क आ गया। क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि मीडियम कितना बड़ा रोल प्ले करता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई मीडियम इज प्लेइंग सच ए बिगर रोल? अरे आया ना, मेरे से मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ा है ना तुम लोगों ने। चलो चलो हाँ ना बोलो फटाफट। पानी में फोर्स कम, हवा में फोर्स ज्यादा। पक्का क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक चल। क्रिश मैं बता नहीं सकता कि वॉल के टाइम पे क्या होगा। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि सपोज इस वॉल ने पूरा ब्लॉक कर दिया, काम खत्म, नो अट्रैक्शन। थोड़ा भी पास किया, थोड़ा अट्रैक्शन, बस वही। पर वरदान प्रॉपर्टी है। आप मुझसे ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है। प्रॉपर्टी है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकलती है, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, साई आप कुछ भी लगाओ, आइस लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बस बात ये समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने में पंगा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगी। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि मैं आइस लगाऊं, कि मैं लकड़ी लगाऊं, कि मैं ये लगाऊं, मैं वो लगाऊं, आप कुछ भी लगाओ। इस बात पे खाली ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने अच्छी तरह से पास हो रही। अब आपने जो चीज समझनी है वो ये समझना है कि नई क्रिश आप नहीं जान सकते कि उसको ये प्रॉपर्टी कैसे मिली। हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है। हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से क्यों निकल के नेगेटिव तक जाती है, या नेगेटिव तक क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचती है। वी डोंट हैव एन आंसर फॉर इट। सो व्हेनेवर यू थिंक लाइक, आप ये नहीं बोल सकते कि वाटर लिक्विड क्यों है, फिर आप उसके पीछे जवाब दोगे उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इतना इतना है, सॉलिड में मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, फिर आप बोलो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इतना ही क्यों होता है। प्रॉपर्टी है। Understood? Some things in physics cannot be explained. They are in terms of, we call it as property of that particular thing. ठीक है? Okay. So अब हम बात करना चाहते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? कि सर हमें अभी पता चला कि कोई मीडियम अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मीडियम अलाउ करता है, बराबर। कोई मीडियम है हमारे पास, या तो वो अलाउ करेगा या तो वो पार्शियली अलाउ करेगा या तो वो टोटली
ब्लॉक करेगा, है ना सर? तीनों में से एक काम हो सकता है ना, बराबर। पर हमें कैसे पता चलेगा, या कोई ऐसी चीज है जो हमें यह बता सके कि कोई मीडियम कितना अलाउ कर रहा है, कितना ब्लॉक कर रहा है ना? अभी जैसे सर मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि क्या किधर क्या डालना है। अब मैं कैसे, से बच्चे से सवाल पूछे सर आइस कैसे करेगा, वुड कैसे करेगा, लोखंड कैसे करेगा, कॉपर कैसे करेगा, तो सर कोई ना कोई तो ऐसा मैथमेटिकल एक वो होगा ना, एक्सप्रेशन होगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो इस बात का ख्याल रखता है कि कौन सा बंदा कितना अलाउ कर रहा है ना, है ना? उसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन आर। सर कमाल करते हो, पढ़ाते एक चीज हो लिखते तीन चीज हो। तो क्या ये तीनों चीजों के लिए आपने तीन चीज लिखी है? नहीं। एप्सिलॉन नॉट हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस स्लैश एयर स्लैश वैक्यूम। एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। अब सर ये तीनों क्या होते हैं? क्या इन चीज का मतलब ये है कि अलाउ सबसे ज्यादा करने वाला ये, पार्शियली वाला है? नहीं, इन तीनों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि सर क्या ये क्या है, मतलब ये कहां से लेके आए आप ये टर्म? सडनली आपने टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, होता क्या है? इसके पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो वर्ड मैंने लिखा है परमिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का सबसे पहले मतलब समझना पड़ेगा। परमिटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको इस बारे में जानकारी देती है, प्लस जस्ट अ मिनट, यस क्लास वी आर बैक, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको इस बारे में जानकारी देती है कि क्या कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है खुद से पास करने के लिए या नहीं करता। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, permittivity of a medium tells us about the tells us about the medium and about the property भी नहीं है, is how much a medium allows the electric field to pass through। क्या बोला मैंने? परमिटिविटी क्या है?
परमिटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें इस बारे में जानकारी देती है कि एक मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद से पास करने के लिए अलाउ कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे अभी हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया तो हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि एयर बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाता है, पानी कम करता है, दीवार पूरा तो ब्लॉक ही करता है। पर यार ऐसे हवा में तो बात नहीं कर सकते ना कि एयर ज्यादा करता है, पानी कम करता है, दीवार ब्लॉक करता है, ऐसे तो बात नहीं कर सकते। हमें इस चीज को बात करने के लिए कुछ टर्म्स निकालने पड़े, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन आर। इन टर्म्स को बिल्कुल ध्यान से समझें। एप्सिलॉन नॉट जब आप लिखते हैं तो आप बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर की, मतलब एयर कितना पास कर सकता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, एयर या वैक्यूम। पर जब आप सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं, नीचे कोई नॉट नहीं लिखते, तो आप परमिटिविटी ऑफ कोई मीडियम की बात करते हो। जब आप एप्सिलॉन आर की बात करते हो तो आप रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करते हो। ये क्या होता है हम थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जरूरी है ये दोनों को समझना कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन क्या होता है। उसके पहले आपको यह समझना है कि इसको पढ़ते एप्सिलॉन है पर इसको बोलते परमिटिविटी है। यू कॉल इट एज परमिटिविटी। दिस इज रेड एज एप्सिलॉन नॉट और इट इज रेड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर एंड वैक्यूम। Epsilon, permittivity of any medium except air and vacuum. And what does permittivity tells you? Permittivity tells you कि कितना एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद से पास थ्रू करेगा। जितनी अच्छी आपकी परमिटिविटी होगी उतना अच्छा पास करेगा, और जितना कम आपकी परमिटिविटी होगी उतना कम पास करेगा। इज इट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग परमिटिविटी जैसी क्वांटिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? मैग्नेटिक फील्ड में परमिटिविटी थी कि वहां पे कोई और थी? मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे क्या था? किसी को याद है मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? याद है मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट नाम की चीज पढ़ाई थी। म्यू नॉट, म्यू नॉट याद आया? म्यू नॉट दैट वाज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। सेम कंसेप्ट यहां पे है। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ चेंजमेंट नहीं है। एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। क्या सब लोग को यह बात समझ में आ रही है परमिटिविटी किस बात का ख्याल रखता है? आया ना? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अरे जल्दी जल्दी बोलो। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। अगला डाउट जो बच्चे के दिमाग में आता है वो ये भी हो सकता है कि सर ठीक है, मुझे ये समझ में आया कि परमिटिविटी क्या बताता है, मुझे ये समझ में आया, पर सर मुझे एक तो बात बताइए कि परमिटिविटी ऑफ एयर स्लैश वैक्यूम जिसको आप एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है? या फिर सर अभी आपने बोला जैसे कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, समझिए मैंने मीडियम के तौर पे मैंने ले लिया पानी, क्योंकि आपने कहा एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई और मीडियम होगा तो उसको आप एप्सिलॉन लिखें, तो सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि सर मैं सामने वाले को खाली इतना थोड़ी, अभी आपने खुद ही बोला ना सर कि सामने वाले को हम थोड़ी बताएंगे कि एयर ज्यादा अलाउ करता है, पानी कम अलाउ करता है, वॉल बिल्कुल अलाउ नहीं करता। अरे हम कुछ वैल्यू बताएंगे ना सर
अगर कोई मुझसे पूछेगा परमिटिविटी क्या होता है तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, परमिटिविटी एक मीडियम के बारे में ये बताता है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद से पास करने के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता है। ये तो मैं अभी बोल दूंगा किसी को भी सर, पर सर वैल्यूज कितनी है अगर आप वो बता दो तो थोड़ा बेटर शायद हमें समझ में आ जाए, है ना। जैसे बच्चे को अगर बोलो जाए कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो बच्चा जिंदगी में कभी नहीं समझ पाता। अगले दिन उसको एप्पल लाके हाथ में रख दो, बोले दिस इज एप्पल, तो वो बोला दिस इज ए फॉर एप्पल, है ना। चित्र दिखा के पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। उसी तरह से हम जब बड़े हो जाते हैं तो जब तक हमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दिखता या हमें कोई वैल्यू चीज नहीं दिखाई देती, तब तक उसको मेमोराइज करना या इमेजिन करना है, दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यार समझते हैं, फिर बात को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले मैं आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताता हूं। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो यूनिवर्सल वैल्यू हम हर जगह पे यूज करते हैं, तो उसको आप रट्टा मार के रखो। इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ये है आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। देखो पावर में कितना माइनस में जा रहा है, पावर में कितना माइनस में जा रहा है वो देखो, पावर में -12। मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी छोटी या एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी छोटी उतना बेटर वो मीडियम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करके देगा। जस्ट सी कि कैसी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। एप्सिलॉन वाटर का, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप निकालोगे ना 88 होता है। वही एप्सिलॉन का वाटर का एट अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस निकालोगे तो वो 80 होता है। जस्ट लुक एट द डिफरेंस इन द वैल्यूज। एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी छोटी उतना बेटर एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करेगा। अब एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाएगी उतना कम वो मीडियम को अलाउ, वो उतना कम वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है। एक काम करते हैं, थोड़ा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, शायद आपको बेटर समझ में आए। एप्सिलॉन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस देखना है तो कितना होता है 55.3। मैंने यूनिट ऊपर लिखा है अनुराग, बार बार वही यूनिट लिखते रहो क्या? सबका यूनिट सेम है। मैं चाहता हूं आप इस बात पे ज्यादा ध्यान दें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे टेम्परेचर दिख रहा है क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है? कम ऑन टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है? अरे कम ऑन, परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, ये बात आप समझ रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पानी एयर बनता जाएगा, और जैसे जैसे पानी एयर बनता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास होती जाएगी। क्या बात को समझ रहे हैं? क्या बात को समझ रहे हैं? हाँ या ना? गिव मी यस और नो, कम ऑन। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? ये बातें आप दिमाग में रखेंगे कि एप्सिलॉन परमिटिविटी किस तरह से काम करता है। अभी रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताना बाकी है, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताना बाकी है, अभी उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन होगा। पर पहले परमिटिविटी म्यू नॉट व्यू नॉट के बारे में जरा ठीक ठाक समझ लीजिए। डन है? चलिए चलिए एक काम करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को समझने के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी को समझने के लिए
रिलेटिव परमिटिविटी को समझने के लिए, जो कि है एप्सिलॉन आर, हम एक काम करते हैं, हम हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल लेके आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल अबव, जिसमें मैंने एयर एंड वाटर कंसिडर किया है, ठीक है। अगर मैं दो चार्जेस के बीच में जो एयर है, अगर मैं उसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, और अगर मैं उसके लिए पानी के लिए फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर ये चर्चा समझते समझते आपको एप्सिलॉन आर के बारे में भी समझ में आ जाएगा। उसके पहले हमें समझना है हमें समझना है फॉर्मूला फॉर के। के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर के का फॉर्मूला हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर के फॉर एयर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर के फॉर एनी मीडियम। एयर और वैक्यूम को सेम माना जाता है, हालांकि उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। वैक्यूम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, एयर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एयर और वैक्यूम को लगभग सेम माना जाता है। वैसे मानना तो नहीं चाहिए, पर हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। के का फॉर्मूला नोटिस करके चलिए। के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट का इन्वॉल्वमेंट आना, ये आपको बताता है कि के सच में वो इंसान था जो मीडियम का ख्याल रखता है। एक्चुअली मीडियम का ख्याल रखने वाला बंदा एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन आपको सारी कहानी बताता है, बट जब के फॉर्मूले हम इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर के आपको वो जानकारी देता है कि भाई सच में ये चीजें अच्छी है नहीं। किस तरह से जानकारी देता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको फाइनल फॉर्मूला देखना है तो इस तरह से होगा, अगर हम एफ इन एयर लिखेंगे तो वो के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हुआ करता था। तो अगर हम एफ एयर लिखना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा। सिमिलर फाइनल फॉर्मूला आप यहां पे भी लिख सकते थे। एफ ऑफ मीडियम आप कर सकते हो, के बारे में आप लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम में आप यहां पे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहला डाउट बच्चे के दिमाग में, कि सर यार ये फॉर्मूला आया कहां से, कहां से लेके आते हो सर ये? सर ऐसे कैसे अजम्पशन कैसे किया सर? साइंटिस्ट वैक्यूम और एयर को सेम क्यों मानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? क्रिश, बिकॉज बोथ आर फ्री स्पेस, इसलिए सेम मानते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस का मतलब समझता है? इसलिए मैं ऊपर भी लिखते वक्त एप्सिलॉन नॉट के टाइम पे क्या लिखा था, अगर आप ऊपर रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर मैंने लिखा था क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर एंड वैक्यूम, एंड इट इज जस्ट एन assumption, but I am telling you it is a way more practically। इनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं बट हम लोग सेम मान के चलते हैं, जस्ट एन assumption, बिकॉज वो फ्री स्पेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आई होप फ्री स्पेस का मतलब आपको समझता होगा। वैक्यूम एंड एयर दे आर कंसिडर्ड एज फ्री स्पेस, मींस उनमें कोई भी बीच में रुकावट कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उनके बीच की दोनों चीजों को हम लोग सेम मान रहे हैं। पर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे कहीं और लिखेंगे, बोलते नहीं वैक्यूम और एयर दोनों में सब चीज सेम होता है, नहीं होता, हो ही नहीं सकता, पर फिर भी हम मान के चलते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा था कि सर ये फॉर्मूला आया किधर से? ये फॉर्मूला आया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। ठीक है, कहां से आया? एक्सपेरिमेंटल बेसिस से आया।
तो आपने एक कहां से आया उसके ऊपर आपने ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना। जैसे कि अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², तो आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पर काइनेटिक एनर्जी का मास का पावर 1 क्यों आया और 2 का पावर वेलोसिटी का पावर 2 क्यों आया, डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल के बैठा है ना। पर अगर मैं आपको पूछूं हाफ कहां से आया, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस से आता है, एक्सपेरिमेंट करने से आता है। उसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है कि नहीं है, चेक करो के कांस्टेंट है कि नहीं है, तो आया कहां से, एक्सपेरिमेंटली आता है। उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि जो के आप यहां पे देख रहे हैं उसमें एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग होना जरूरी था, क्योंकि अगर के वो बंदा है जो मीडियम का ख्याल रखता है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी कि मीडियम अलाउ करता है नहीं करता है ये कौन बताता है, के साथ एप्सिलॉन नॉट बताता है। इसलिए के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आता है। याद रखिए एप्सिलॉन नॉट इज फॉर एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस and just epsilon is for the medium। और आपके पास तैयार हैं ये दो फॉर्मूले, चेक कर लीजिए। आई होप ऐसे फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपने पक्का देखे होंगे, हाँ या ना। डन, एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एनी डाउट्स? एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कब करना है, एप्सिलॉन का प्रयोग कब करना है, आई होप आपको पता है। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे फटाफट। एनी डाउट्स यू हैव? डन, ओके। Q1 Q2 एंड आर स्क्वायर थोड़ा, हाँ जी, स्क्वायर लॉ वो सब ग्रेविटेशन से सिमिलर है, खाली यहां पे ग्रेविटेशन की जगह पे जी आता है, कैपिटल जी आता है, अगर आपको याद आएगा तो। ठीक है, करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं पता है, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, दोनों को कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, इक्वेशन 1 को लेते हैं, इक्वेशन 2 को लेते हैं और दोनों को मार देते हैं डायरेक्टली डिवाइड, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एफ एयर डैश एफ मीडियम। ठीक है, साक्षी पाठक 36 ऑर्डर का फर्क होता है। ठीक है, क्लास क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां से यहां कुछ कैंसिल होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं लिख के बताता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब तो आपको दिख रहा है बराबर। अब हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो ये आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखा, डन, इतना सबको समझ में आता है, यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, डन डन। इसी क्वांटिटी को एप्सिलॉन आर बोलते हैं, इसी क्वांटिटी को एप्सिलॉन आर बोलते हैं। टॉपिक मैंने शुरू यहीं से किया था, ये देखो टॉपिक मैंने शुरू कहां से किया था, रिलेटिव परमिटिविटी समझने से किया था, बराबर। हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को समझ रहे थे ना, पर फिर भी मैंने आपको पहले सबसे पहले क्या समझाया कि आप के
के बारे में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके दिखाया, फॉर्मूला डिवाइड करके दिखाया, जैसे आपने डिवाइड किया इस क्वांटिटी को आप एप्सिलॉन आर बोलते हैं। इसलिए नाम क्या पड़ा, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हो तो रिलेटिव परमिटिविटी में आप किसको कंपेयर कर रहे हो, रिलेटिव परमिटिविटी को में आप कंपेयर कर रहे हो परमिटिविटी ऑफ कोई भी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एयर यानी कि वैक्यूम। जब आप ऐसा डिवाइड करते हो तब जो वैल्यू मिलती है उसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। बैठा, अरे दिमाग में बैठा, समझा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? अमन अमन, ज्यादा दूर नहीं जाने का, आराम आराम से जाने का। कृष पटेल क्या पूछा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई का क्या 1/ER या फिर ER? अरे ई अपॉन एप्सिलॉन लिखा तो है क्रिश सामने, क्रिश लिखा तो है सामने। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। ऊपर कौन है, मीडियम है, नीचे वैक्यूम है ना, उसका उल्टा कुछ नहीं होता, उसका उल्टा कुछ नहीं होता। और रेसिप्रोकल लेके कोई भी बोलेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इज 1 अपॉन एप्सिलॉन, वो तो बच्चों का कमाल है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है अपने को इंटरेस्ट है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। वो रेसिप्रोकल लेके तो कोई भी बताएगा, आपको ये बताना है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर एंड वैक्यूम। आर यू गेटिंग इट? रिप्लाई रिप्लाई, क्या आपको समझ में आ रहा है? रिप्लाई रिप्लाई, पक्का पक्का? सर अगर दो चार्जेस स्पेस में हैं तो स्पेस में एयर नहीं होगा तो क्या फोर्स? ऑब्वियसली यार, तभी तो वैक्यूम वैक्यूम कर रहे हैं। मीडियम वैक्यूम का मतलब क्या है, कोई कुछ ना होना। हाँ, जैसे आप अर्थ के बाहर चले जाओ, कुछ ना होना, उसको वैक्यूम बोलते हैं ना, और क्या। कैसे हुआ नहीं, चंपा का सवाल है कि सर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन ईआर कैसे हुआ? हुआ नहीं, हमने उसको माना, इस चीज को ये बोलते हैं, वी कॉल इट दिस रिलेटिव परमिटिविटी। हम इसके रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, यू कॉल इट। ठीक है, एनी मोर डाउट्स? आई नो आई नो आई नो, बहुत तगड़ी चीज पढ़ाई है मैंने, टेंशन मत लो, पूरा रिवीजन करते हैं एक बार वापस। ठीक है, तैयार सब लोग है ना? इधर ही है कि भाग गए? तैयार? हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे मुझे लगेगा कि तुम लोग का कोटा फुल हो गया है बंद कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, एक रिवीजन करते हैं, तैयार सब लोग? हाँ, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। पहले क्या समझाया मैंने कि अगर फोर्सेस हैं तो लाइक चार्जेस में रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी और अनलाइक में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी। कूलम्स लॉ क्यों पढ़ रहे हो आप? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन के बारे में तो अभी तक से बातचीत ही नहीं की, मैग्नीट्यूड के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। तो कूलम्स ने क्या कहा? कूलम्स ने कहा दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगी वो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बस ये तीन चीजों का ख्याल रखो, दो चीजों का ख्याल रखो, काम हो जाएगा। पर हमें धीरे धीरे पता चला कि कूलम्स में जो के नाम का जो कांस्टेंट है, जो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है, उसका सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। उस चीज को, ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने में बच्चे की वाट नहीं लगती, बच्चे की वाट लगती है के को समझने में। इसलिए मैंने बोला लेट अस कंसीडर एन केस टू अंडरस्टैंड दिस लॉ बेटर। मैंने आपको दो केस के बारे में बताया और इन्हीं दो केसेस के साथ मैंने एंडिंग भी किया।
अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपको बोला कि हमने दो चार्जेस को कंसीडर किया हवा में, दोनों चार्जेस को कंसीडर किया हमने पानी में। आप हवा की जगह वैक्यूम भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने दो चार्जेस को कंसीडर किया हवा में, हमने दो चार्जेस को कंसीडर किया पानी में। एयर में फोर्स निकाली, पानी में फोर्स निकाली, जमीन आसमान का फर्क मिला। चार्जेस वही, डिस्टेंस वही, जमीन आसमान का फर्क क्यों मिला? 80 गुना का फर्क मिला। पता चला कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स एक्चुअल में डिपेंड करती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से दूसरी चार्ज तक पहुंच सकती है, या उनके बीच में कितना इंटरैक्शन हो सकता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक पहुंचती है, उसके बीच में जो मीडियम है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद से पास करने के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता। पहले एग्जांपल में हमने देखा कि हवा या वैक्यूम बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है, इसलिए वहां फोर्स भी तगड़ा लगता है। दीवार के केस में हमें पता चला कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही है, इसलिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पानी के केस में हमें पता चला कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई, इसलिए फोर्स लगा पर कम लगा। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम सामने वाले को ऐसा बार बार बोलेंगे, अरे एयर में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई, अरे पानी में कम पास हुई, अरे ये दीवार ने ब्लॉक कर दिया? किसी ना किसी को तो हमें एक स्पेशल टर्म देना पड़ेगा। तो स्पेशल टर्म का इजाद हुआ परमिटिविटी। परमिटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कितना बढ़िया एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करता है। हमने अलग अलग परमिटिविटी नहीं लिखी है, हमने सिर्फ दो परमिटिविटी लिखी है। एक स्पेशली एयर वैक्यूम को दी गई है और दूसरी परमिटिविटी सारे मीडियम्स को दी गई है एयर वैक्यूम छोड़ के। एप्सिलॉन आर कोई अलग तरह से परमिटिविटी नहीं है, वो सिर्फ इसी दोनों का रेशियो है, ठीक है। तो परमिटिविटी के कुछ वैल्यूज हमने चेक की तो हमें पता चला कि अच्छा, परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम उतना बेटर मीडियम परफॉर्म करता है, ठीक है ना, उतना बेटर मीडियम परफॉर्म करता है। सर वुड इज अ बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो सर उसे यूज इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी? क्रिश, बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। उल्टा मैं आपको बताता हूं, एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती, हम 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, कृष्ण ने बहुत बड़ा अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि क्या वुड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी? कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में तो आपको यह बोलना चाहता हूं कि किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं होती। क्यों नहीं होती बताऊंगा, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं या फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो हम लोग ने सारे की सारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज को चेक किया, हमें पता चला कि अच्छा परमिटिविटी क्या बताता है। पर फिर हमने सोचा परमिटिविटी कहीं ना कहीं तो यूज आएगा फॉर्मूले में। फिर हमें पता चला अच्छा, पूरा का पूरा खेल तो के देखता था, तो पक्का के और परमिटिविटी का कोई लेना देना होगा। तो फिर के और परमिटिविटी का फॉर्मूला देखा, कहां से आया? एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आया, उसके बारे में हमें टेंशन लेना नहीं है। अगर मैंने एप्सिलॉन नॉट पुट किया मतलब मैं एयर वैक्यूम फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, अगर मैंने एप्सिलॉन पुट किया तो मैं मीडियम की बात कर रहा हूं। मैंने फॉर्मूलेस पुट अप कर दिए, फिर मैंने दोनों को डिवाइड मारा, डिवाइड मारने के बाद सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो मिला उसको मैंने बोला रिलेटिव परमिटिविटी। ये है फाइनल अप्रोच। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअल में फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम हो सकता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, या एप्सिलॉन आर हो सकता है। ये है अभी तक की स्टोरी। क्लियर है? एनी डाउट्स? फटाफट फटाफट फटाफट, एनी डाउट्स? बेटर परमिटिविटी, बेटर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटर फोर्स, हरदम याद रखना। क्लियर? ठीक है, चलो क्रिश का डाउट ले लेते हैं। मैंने क्रिश ने कंडक्टर के बारे में पूछा, मैं आपको बताता हूं। आप जब एक कंडक्टर के बारे में बात करते हो ना, कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पे समझो आपका माइनस क्यू चार्ज, ठीक है।
Aman, it is a dimensionless quantity as you can see here कि दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से. That's why it's a dimensionless quantity. Epsilon r. This is a dimensionless quantity. ठीक है, चलो ये कंडक्टर है क्लास. दिस इज अ कंडक्टर. सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि कंडक्टर की खासियत क्या होती है. आपको पता है कंडक्टर की खासियत क्या होती है? कंडक्टर में फ्री चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसका नाम कंडक्टर होता है. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास होने की कोशिश करती है तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक नहीं करता, वो उसको खुद के पास टर्मिनेट कर लेता है. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आपके कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लगता है जैसे उसका डेस्टिनेशन आ गया. मतलब वो कंडक्टर को ही अपना फाइनल डेस्टिनेशन मान के वहां पे टर्मिनेट हो जाती है, खत्म. इमेजिन करो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास क्यों नहीं होती होगी. वही अगर इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर मतलब क्या? इंसुलेटर के पास फ्री चार्जेस नहीं होते. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस होते हैं, ये बात आपको पता है क्या सब लोगों को? ऑल ऑफ यू नो फ्री चार्जेस का मतलब क्या है? ऑल ऑफ यू नो ना फ्री चार्जेस का मतलब क्या है? द चार्जेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, राइट? 8वीं 9वीं 10वीं, राइट? एवरीबॉडी नोज अबाउट द कंडक्टर, राइट? हाँ, अब मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज से अगर नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करना है तो पॉजिटिव चार्ज से निकली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज तक क्यों नहीं पहुंचती? यहां तक क्यों नहीं पहुंचती? क्या बोला मैंने? क्या रीजन बोला मैंने? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बोला मैंने? क्योंकि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से निकलती है, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे आके टर्मिनेट हो जाती है. टर्मिनेट होने का मतलब क्या है? कि ये नेगेटिव चार्जेस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है, आगे पहुंचती नहीं है. नहीं समझ में आया? वरदान, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स में जो फ्री चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा. कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसी मैंने पूछा फ्री चार्जेस के बारे में पता है कि नहीं पता है. अरे आई वोंट एक्सप्लेन इट अगेन. चलो जाने दो. क्रिश, अगर आपको समझा होगा तो ठीक है, वरना जाने दो. आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज द टॉपिक. आई वोंट एक्सप्लेन दिस अगेन. जिसको समझा उसको समझा अभी तक से, ठीक है? हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है ये. हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है. हमारा टॉपिक यही है. वो कृष्ण ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने उसको समझाने की कोशिश की. ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है सब लोग के दिमाग में? रिलेटिव परमिटिविटी के तक क्लियर है? एवरीबडी इज ओके विद रिलेटिव परमिटिविटी? एनी डाउट्स विद दिस थिंग? पहले से टॉपिक बहुत तगड़ा है. हम थोड़ी और चीजें इसमें ऐड करेंगे तो टॉपिक कहीं ना कहीं और निकल जाएगा, इसलिए इतना क्लियर है? क्लियर? वापस एक बार देख लो. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? पूछ लो. पक्का? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अब अच्छी तरह से समझना. हाँ हाँ क्रिश, इंसुलेटर से पास होता है क्योंकि वहां पे कोई चार्जेस नहीं होते टर्मिनेट करने के लिए. ठीक है,
चलो, अरे सिंपल सा ऐसा समझना क्रिश, ये देख, ये बिल्ली है, दिस इज बिल्ली, दिस इज मिल्क, एंड दिस इज अ चाइल्ड. The milk has to pass through the billy to the child. Will the milk reach to the child? Why? क्यों क्यों दूध बच्चे तक नहीं पहुंचा? एक्चुअल में मिल्क का डेस्टिनेशन क्या है? हाँ, एक्चुअली मिल्क का डेस्टिनेशन चाइल्ड है ना. बट अगर बिल्ली ने पूरा दूध पी लिया तो भाई यहां तक कहां पहुंचेगा? सिमिलर सिमिलर कंडक्टर में हो रहा है, सिमिलर कंडक्टर में हो रहा है. यहां एक चार्ज है, ठीक है ना. यहां बीच में कौन है? कंडक्टर है. यहां पे तुम्हारा दूसरा चार्ज है. तुम सोच रहे हो यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक पहुंचनी चाहिए, पर तुम ये भी तो भूल रहे हो कि इसके पास भी चार्ज है. ये बोलेगा वहां तक नहीं जाने का, मेरे पास आके खत्म हो जाने का. वहां तक नहीं जाने का, मैं भी तो चार्ज है, मेरे पास भी नेगेटिव नेगेटिव बहुत सारे हैं, मैं कंडक्टर हूं. कंडक्टर मतलब मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है. तुम आगे तक जा ही नहीं सकते, मैं ही तुमको पी जाऊंगा पूरा. जैसे दुल्ली, जैसे ये एग्जांपल आपने देखा. अरे किसी को समझ में आया कि नहीं आया? क्रिश तेरे को समझ में आया, बाकी लोग को पता नहीं मुझे. क्रिश तेरा डाउट तो तेरे को समझा क्या? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. आई वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस बट बिकॉज कंफ्यूजन बढ़ता है यार. फिर इंसुलेटर में क्या होता है पता है क्या? इंसुलेटर में फ्री चार्जेस होते ही नहीं है. इंसुलेटर में फ्री चार्जेस नाम की चीज ही नहीं होती. तो अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू है, यहाँ पे कोई माइनस क्यू है, इंसुलेटर बोलता है जाओ रे, आराम से जाओ, पास करो, हम लोग तुमको क्यों रोकेंगे, हमारे पास कोई चार्ज ही नहीं है जो तुम पे कब्जा कर लेगा. पर इंसुलेटर वाला कब्जा कर लेता है. दैट्स व्हाई यूज द वर्ड टर्मिनेट. मैंने टर्मिनेट वाला वर्ड क्यों यूज किया, आई थिंक आपको समझ में आएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. चलो. I understand the curiosity of many students, but sometimes what happens was that curiosity में ना confusion create हो जाता है, और उसके वजह से थोड़ा बहुत लफड़ा हो जाता है. इसलिए मैं, जो मुझे लगता है कि यार ठीक है बताने लायक हो सकता है, तो आई विल श्योरली टेल यू दैट. अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी थी. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू याद करिए, 9 इंटू 10⁻⁹. ठीक है, कभी न्यूमेरिकल में काम आ सकती है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, 8.85 इंटू 10⁻12. अगर आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आएगा. एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट था उसको इन्वर्स करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी मिल जाएगा. ठीक है. हाँ, ये सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है. कैसे आया पता है? कैसे आया पता है ना? उतना तो कर लोगे ना, कि वो भी बताओ अभी. 1/4 पाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2. इसको पूरा सॉल्व करके 9 इंटू 10⁻⁹ आता है. आई होप यू कैन सॉल्व दिस. पक्का आगे बढ़ू? हाँ, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना. अगर कोई आपको बोलता है 1 कूलम कितने का होता है, 1 कूलम कितने का होता है, हाउ वी विल डिफाइन 1 कूलम. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम कैसे बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना. सपोज करो एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r. ये Q1, ये Q2. Q1 1 कूलम, Q2 1 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर. ठीक है. अब क्या, F फॉर्मूला
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहां से आया भाई फॉर्मूला? अभी अभी निकाला। इसका मतलब सर आपने दोनों के बीच में एयर माना है। हाँ, मैंने दोनों के बीच में एयर माना है। ठीक, दोनों चार्ज एक एक कूलम के हैं, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। जरा पुट करके देखो क्या आएगा। F बराबर 1/4πε0 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। तो फोर्स कितना आएगा? 1/4πε0। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹। और क्योंकि फोर्स है इसलिए न्यूटन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी ने अगर आपको पूछा कि बताओ 1 कूलम का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे उसको? पता है क्या? आप उसको बोलोगे कि अगर दो चार्जेस हैं और उनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और उनके बीच में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो दो चार्जेस एक कूलम के हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। यू विल फाइंड दिस डेफिनेशन इन इंग्लिश इन योर टेक्स्ट बुक, पर मैं सिर्फ आपको लिख रहा हूं। और मुझे पता है बहुत ही कॉमन सेंस वाला लगता है ना सुनने के बाद। सर एक तो आपने खुद ही 1 कूलम अज्यूम किया, आपने खुद ही 1 मीटर अज्यूम किया, सॉल्व करके आपने फोर्स का वैल्यू निकाला और उसको देख के आप खुद ही डेफिनेशन बता रहे हो। ऐसा ही होता है जब भी आप किसी यूनिट्स की डेफिनेशन निकाल रहे हो ना, तो आप ऐसे ही करते हो। आपने क्या करना है? आपने उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखना है। आपने मेजर करना है कि क्या दोनों के बीच में फोर्स इतनी लग रही है। बच्चा सवाल भी पूछ सकता है कि सर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि दोनों के बीच में फोर्स इतनी लग रही है? कोई भी और तरीका आप यूज करो, कोई भी और तरीके से आप यह पता लगाओ कि दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है। अगर दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और दोनों के बीच में 9 इंटू 10⁹ फोर्स लग रही है, इतनी न्यूटन, इसका मतलब यह होगा कि दोनों चार्जेस एक एक कूलम के हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। 1 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। याद रख के चलना, हल्के में मत लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम? पक्का? टेक्स्ट बुक तो होगी ना सबके पास? सबके पास टेक्स्ट बुक तो होगी ना? पेज नंबर आई थिंक 192 पे मिल जाएगा। पेज 192 में ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। मिल गया? अगर टेक्स्ट बुक है तो पेज 192 में ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। याद रहेगा? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलिए आज के लिए खाली मैं इतना ही रख रहा हूं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी पढ़ाना है, बट वो भी एक थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। आज का लेक्चर कृपया करके पढ़ के आइए, वरना अगले लेक्चर में आने के बाद पक्का वाट लगेगी। ठीक है, आराम से शीट आएगी, देख के आना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय।